नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। बातें कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर। दोस्तों, हरियाणा की लाल राजनीति के पहले मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के इंदिरा गांधी के बेहद विश्वासपात्र नेताओं में शामिल होने की कहानी को आज हम जानेंगे और इसके साथ ही उस दौर की कई दूसरी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं को भी हम जानेंगे। दोस्तों, अगर चौधरी बंसीलाल जी की नजदीकियां इंदिरा गांधी जी के साथ नहीं होती तो क्या हरियाणा के वो इतने मजबूत राजनेता बन पाते? बिल्कुल भी यह संभव नहीं था कि बिना इंदिरा गांधी जी की ताकत के चौधरी बंसीलाल हरियाणा की दल बदलू राजनीति से उभर कर खुद की एक विकास पुरुष की छवि बना पाते। जो इंदिरा गांधी जी के साथ चौधरी बंसीलाल की नजदीकियां बनी और जो इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री बनने के समय चौधरी बंसीलाल को जानती तक नहीं थी, ऐसा क्या हो गया था कि चौधरी बंसीलाल उनकी नजर में चढ़ गए? इसको लेकर बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों, लेकिन जो असली कहानी है वो हरियाणा से ही शुरू होती है। हुआ यह था दोस्तों कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का जो था, उसको कांग्रेस का जो 72वां राष्ट्रीय अधिवेशन था उसकी जो मेजबानी का मौका हरियाणा को मिला था। 24 से 28 अप्रैल 1969 को ये अधिवेशन फरीदाबाद में हुआ था और अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो निजलिंगप्पा ने की थी। अधिवेशन के पहले दिन जब उद्घाटन स्तर के संपन्न होने और प्रतिनिधियों के जाने के बाद एक बहुत बड़ा हादसा वहां पे हुआ। अधिवेशन का जो पंडाल था वो शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गई और एक बहुत बड़ा शानदार पंडाल जलकर खाक हो गया। अगली सुबह प्रतिनिधियों ने फिर से अधिवेशन में आना था, लेकिन पंडाल पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। सरकार और प्रशासन के सामने एक बड़ी समस्या थी और समस्या थी कि अब अधिवेशन कहाँ हो। ऐसे में मुख्यमंत्री बंसीलाल जी ने बिना विचलित हुए हरियाणा की पूरी सरकारी मशीनरी पुनर्निर्माण में झोंक दी और रातों रात अधिवेशन स्थल पर एक और पंडाल खड़ा कर दिया। बंसीलाल एक मिनट के लिए भी उस दौरान सोए नहीं और अगले दिन जब प्रतिनिधि वहां पहुंचे तो वो ये जान भी नहीं पाए कि रात को पंडाल जला है और उसके बाद नया पंडाल खड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी जी को जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनसे पता चला तो बंसीलाल जी की आपदा प्रबंधन है, अक्षमता है, उसका लोहा मान गई और उसी दिन से बंसीलाल जी उनकी गुड बुक में शामिल हो गए। इसके बाद चौधरी बंसीलाल जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखा तो उनको पीछे इंदिरा गांधी खड़ी नजर आई। कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही कांग्रेस के विभाजन की भी आधारशिला रखी गई थी। कांग्रेस सदस्य निजलिंगप्पा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई मुद्दों पर अलग अलग राय रखी, जिससे यह साफ हो गया था कि सरकार और संगठन दोनों में एका नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो मृत्यु है उसके बाद राष्ट्रीय जो पद है वो खाली हो गया था और इस चुनाव में इंदिरा गांधी और सिंडिकेट में तलवारें खींच गई थी। इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस में राष्ट्रीय पद के अधिकृत प्रत्याशी जो थे नीलम संजीव रेड्डी, उनके खिलाफ वीवी गिरि जी को मैदान में उतार दिया। कांग्रेसी मतदाताओं से अंतरात्मा की आवाज पर मत देने के लिए कहा गया और जाहिर था कि यह सब कांग्रेस उम्मीदवार को हराने के लिए किया गया था। राष्ट्रपति के चुनाव में हरियाणा में भी एक बार की बहुत रोचक स्थिति बन गई थी, जब मुख्यमंत्री बंसीलाल इंदिरा गांधी जी के साथ खड़े थे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामचंद्र मित्तल कांग्रेस प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन कर रहे थे। लेकिन जल्दी ही मित्तल साहब को यह समझ में आ गया कि वो गलत गाड़ी का टिकट पकड़ चुके हैं, तो वो भी बंसीलाल जी के सुर में सुर मिलाने लगे। दुनिया के इतिहास में संभवतः यह पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी का विरोध किया था और इंदिरा तो इतिहास रच रही थी। उन्हें डर था कि यदि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बन गए तो उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी और काफ़ी हद तक ये डर जायज़ था, क्योंकि रेड्डी जी जो थे वो इंदिरा की रबड़ मोहर नहीं हो सकते थे। सरकार और संगठन के बीच लगातार बढ़ते मतभेदों के जो नतीजे थे वो जल्दी सामने आने लगे और उनकी परिणति ये हुई कि 12 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी जी कांग्रेस से निष्कासित कर दी गई। कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई, कांग्रेस संगठन और कांग्रेस आर। कांग्रेस के 705 सदस्यों में से 446 सदस्य इंदिरा गांधी जी के साथ गए। बाद में कांग्रेस आर, जो नई कांग्रेस के नाम से जानी गई, 1971 के लोकसभा चुनाव में पहली बार उसको गाय बछड़े का चुनाव निशान मिला था। 24 जून को रामप्रकाश और जसवंत सिंह चौहान को और 21 जुलाई को प्यारा सिंह और गोवर्धन दास को संसदीय सचिव चौधरी बंसीलाल ने बनाया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राज्य में 5 मंत्री और 4 संसदीय सचिव हो गए।
इस समय चौधरी बंसीलाल जी का विधानसभा में मामूली सा बहुमत होता था। कांग्रेस के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक जगदीश चंद्र जी की मृत्यु होने के बाद विधानसभा की जो सदस्य संख्या थी वो 79 रह गई थी। 12 अगस्त 1969 को विधानसभा में विपक्ष की ओर पलवल के विधायक रूपलाल मेहता ने मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव रखा और 6 घंटे की बहस के बाद 13 अगस्त को 36 के मुकाबले 42 वोटों से अस्वीकार कर दिया गया। 14 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री खुर्शीद अहमद के खिलाफ लाया गया निंदा प्रस्ताव भी सदन ने नामंजूर कर दिया। 3 दिन के इस सत्र में विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने संबंधी विधेयक भी पारित किए गए और ये विधेयक था कि जो विधायक थे उनको 500 रुपये मासिक भत्ता देंगे और 35 रुपये दैनिक भत्ता दिया जाएगा। और उस समय हरियाणा ने ये एक रिकॉर्ड कायम किया था कि देश के किसी भी अन्य राज्य से ज़्यादा हरियाणा में चौधरी बंसीलाल ने विधायकों को भत्ते देने की शुरुआत की थी। इसी बीच संयुक्त विधायक दल के घटकों के बीच बढ़ते मतभेदों के चलते 2 अगस्त को पंडित भगवदयाल शर्मा जी ने भी संयुक्त विधायक दल के नेता पद से अपना त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस विधायक दल के भीतर भी असंतोष भड़क रहा था। मुख्यमंत्री बंसीलाल के निरंकुश आचरण को लेकर विधायकों में नाराजगी पनपती जा रही थी। ऐसे हालात में हरियाणा कांग्रेस की स्थिति संतोषजनक बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। 3-4 विधायकों के दल बदल से बंसीलाल सरकार का तख्ता पलट कभी भी हो सकता था, लेकिन सुकून और राहत की बात यह थी कि 3-4 विधायक चौधरी बंसीलाल कभी भी जुटा सकते थे। जरूरत सिर्फ सौदा पड़ने की थी। सियासत की इस मंडी में खरीदने वाले और बिकने वाले दोनों के मोल भाव उस समय हरियाणा में जगजाहिर थे। राजनीतिक मोर्चे पर युद्धरत चौधरी बंसीलाल के सामने एक बड़ी और गंभीर चुनौती चंडीगढ़ को लेकर भी थी। हरियाणा और पंजाब के बंटवारे के लिए गठित जो सीमा आयोग था, जिसको शाह आयोग के नाम से भी जाना जाता है, उसने चंडीगढ़ को हरियाणा की सीमा में दिखाकर उसको हरियाणा में देने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने आयोग की सिफारिश को लागू करने की बजाय आयोग के निर्णय को सुरक्षित रख लिया था। अब केंद्र सरकार के इस निर्णय से जो पंजाब के अकाली नेता थे, उनमें यह संकेत गया कि केंद्र सरकार अकालियों के भय से चंडीगढ़ हरियाणा को नहीं दे पा रही है। इसके नतीजे में उनके हौसले बुलंद हो गए और अकाली नेता सरदार दर्शन सिंह फेरूमान जी ने 15 अगस्त 1969 को चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। फेरूमान के अनशन की आड़ में अकालियों ने पंजाब में तूफान खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी चिंतित हो गई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह और मुख्यमंत्री बंसीलाल को अपने पास बुलाया और कहा कि अकालियों के खिलाफ समांतर आंदोलन आप हरियाणा में खड़ा करें और चंडीगढ़ पर दावा ठोको। आप तो दावा ही नहीं कर रहे। प्रोफेसर शेर सिंह जी ने इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए गुरुकुल झज्जर के स्वामी ओमानंद सरस्वती जी का सहारा लिया। स्वामी ओमानंद जी ने पंजाब विधान परिषद के पूर्व सदस्य उदय सिंह मान जी को हरियाणा की ओर से आमरण अनशन करने के लिए तैयार कर लिया। 1 सितंबर 1969 को उदय सिंह मान जी ने रोहतक के छोटूराम पार्क में इस घोषणा के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया कि यदि केंद्र सरकार ने अकालियों के दबाव में चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया तो मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगा। मुख्यमंत्री बंसीलाल जी ने भी कांग्रेसी विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हरियाणा के लिए चंडीगढ़ लेने के लिए इस आंदोलन में पूरी शक्ति लगा दो। हरियाणा के सारे राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया कि वो आंदोलन को गति देने के लिए आगे आएं, लेकिन विशाल हरियाणा पार्टी के मुखिया राव वीरेंद्र सिंह जी, पंडित भगवदयाल शर्मा जी और चौधरी हरिद्वार लाल ने यह कहकर खुद को आंदोलन से अलग कर लिया कि इस आंदोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री बंसीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलन का हरियाणा के हितों से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हरियाणा के लोग आंदोलन के लिए तैयार बैठे थे। 7 सितंबर को उदय सिंह मान के धरना स्थल पर ही एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें जो 3 नेता थे, राव वीरेंद्र सिंह, पंडित भगवदयाल और हरिद्वार लाल के अलावा विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भाग लेकर आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। केवल ये 3 नेता ही इसमें नहीं आए थे। कांग्रेस की तरफ से चौधरी देवीलाल, सांसद रिज्जक राम, विधायक चौधरी माड़ू सिंह मलिक, चौधरी सुल्तान सिंह, डॉक्टर मंगल सेन, स्वामी इंद्रवेश, स्वामी अग्निवेश समेत अनेक राजनेताओं ने खुद को इस आंदोलन में झोंक दिया था। हरियाणा में आंदोलन ने इतना तेज और जुझारू रूप ले लिया कि अकालियों के आंदोलन पर हमारे हरियाणा का आंदोलन भारी पड़ने लगा। हरियाणवी आंदोलनों के तेवरों से बौखलाए अकाली नेता संत फतेह सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार गुरराम सिंह ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर दबाव बनाने के लिए और उग्र तेवर अपनाने की धमकी दे डाली
और कहा कि यदि चंडीगढ़ तुरंत पंजाब को नहीं दोगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उधर मुख्यमंत्री जो बंसीलाल थे वो भी कमर कस के बैठे थे। उन्होंने दो टूक ये कहा कि मैं चंडीगढ़ का सौदा नहीं करूंगा, और अगर चंडीगढ़ का बंटवारा हुआ, हमें चंडीगढ़ का बंटवारा किसी सूरत में मंजूर नहीं है, और कीमत लेकर चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले हम हरियाणा की कीमत पर नहीं करेंगे। एक तरीके से बंसीलाल जी ने चंडीगढ़ पर हरियाणा का संपूर्ण दावा ठोक दिया और साथ ही किसी भी तरह की सौदेबाजी और समझौते को जड़ से खारिज कर दिया। यह आंदोलन अब केवल बंसीलाल जी का नहीं रह गया था, यह आंदोलन अब पूरे हरियाणा के जो नेता थे उन्होंने संभाल लिया था। उधर जो उदय सिंह मान जी थे, उनके आमरण अनशन को 40 दिन हो गए थे और हरियाणा में आक्रोश पनपता ही जा रहा था और इंदिरा गांधी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने बंसीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह जी को बुलाया और कहा कि मान साहब के प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि अनशन का मकसद अब पूरा हो गया आपका। दोनों नेताओं ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि ये अनशन समाप्त करने के लिए मान से अपील करें, आप करें। तो इंदिरा गांधी जी ने उदय सिंह जी मान जो थे उनसे अनशन खत्म करने की अपील की और मान साहब को यह भरोसा दिलाया कि हरियाणा के हितों पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी। इंदिरा गांधी जी का यह संदेश लेकर उस समय के जो गृह मंत्री थे उमा शंकर दीक्षित जी, वो रोहतक आए थे और 43वें दिन उदय सिंह मान जी ने इंदिरा गांधी जी के आश्वासन पर अनशन खत्म कर दिया था। लेकिन सरदार दर्शन सिंह जो फेरूमान थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की अपील मानने से इनकार कर दिया था। अनशन के 74वें दिन 84 वर्षीय फेरूमान ने 27 अक्टूबर 1969 को अपने प्राण त्याग दिए। फेरूमान की मृत्यु के बाद संत फतेह सिंह ने आत्मदाह करने की धमकी दी और साथ ही आत्मदाह का कर प्राण त्यागने की तारीख भी घोषित कर दी। फेरूमान जी की मौत और संत फतेह सिंह जी के आत्मदाह की घोषणा के बाद गेंद एक बार फिर से हरियाणा के पाले में आ गई। बंसीलाल जी और शेर सिंह इस नई पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए फिर से स्वामी ओमानंद जी के पास पहुंच गए। हरियाणवी नेतृत्व भी चाहता था कि कोई ऐसा हरियाणवी व्यक्ति तलाशा जाए जो संत फतेह सिंह की तरह आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाए। स्वामी ओमानंद जी ने इस काम के लिए हरियाणा के जो पूर्व मंत्री हैं शांति राठी, उनके पिता और मटिंडू गुरुकुल के जो संस्थापक हैं हरिद्वारी सिंह आर्य जी, उनको तैयार कर लिया। अब हरिद्वारी सिंह आर्य जी ने घोषणा की कि जिस दिन संत फतेह सिंह जी आत्मदाह करेंगे उसके अगले दिन मैं वेद मंत्रों के साथ जो वेद मंत्रों का उच्चारण होगा और हजारों लाखों लोगों की मौजूदगी में मैं खुद को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। हरिद्वारी सिंह जी की यह घोषणा देश भर के समाचार पत्रों में छपी तो पंजाब में भी छपनी थी। परिणाम स्वरूप पंजाब की सरकार और अकाली जो थे वो इंदिरा गांधी से संपर्क साधने लगे। उनके सुर अचानक बदल गए। 17 को हरियाणा के लाखों लोगों ने संसद कूच किया और स्वामी ओमानंद जी ने मुख्यमंत्री बंसीलाल और केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह की उपस्थिति में प्रधानमंत्री को चंडीगढ़ को लेकर ज्ञापन सौंपा। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस विभाजन के बाद इसी दिन लोकसभा में अपना जो बहुमत है वो हासिल किया था और उन्होंने हरियाणा के नेताओं को यह भरोसा दिलाया कि हरियाणा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनवरी 1970 में इंदिरा गांधी जी ने चंडीगढ़ निर्णय करने के मकसद से सारे पक्षों और राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करना शुरू किया। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें भारतीय क्रांति दल को छोड़कर अन्य सारे दलों ने आश्चर्यजनक रूप से चंडीगढ़ पंजाब को देने की वकालत की थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के सहयोगियों में से केवल एक आदमी थे, गुलजारी लाल नंदा जी, जिन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दो, हरियाणा का चंडीगढ़ पर हक बनता है। असल में सारे दल और नेता ये सोच रखते थे कि यदि संत फतेह सिंह ने आत्मदाह कर लिया तो देश और पंजाब की स्थिति खराब हो जाएगी। एक तरह से यह पंजाब सरकार और अकाली नेताओं के अनुचित दबाव के सामने घुटने टेकने जैसी स्थिति थी। इंदिरा गांधी भी बहुत पशुपेश में थी, बहुत चिंतित थी। उन्होंने चौधरी बंसीलाल और शेर सिंह से दोबारा से उनका अंतिम पक्ष जाना। दोनों नेताओं ने इंदिरा गांधी को यह साफ साफ कह दिया कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा तो हम अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। यहाँ तक चंडीगढ़ को लेकर जन भावनाएं खड़ी हो गई थी। 29 जनवरी 1970 को इंदिरा गांधी जी ने अपना फैसला सुना दिया कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा और उसकी एवज में हरियाणा को अबोर फाजिल्का समेत 107 हिंदी भाषी गांव दे दिए जाएंगे। हरियाणा को उसकी नई राजधानी के लिए 10 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया जाएगा और 10 करोड़ रुपए की अनुदान की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। हरियाणा की जनता में आक्रोश बहुत हो चुका था। चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने के फैसला हरियाणा के लिए बहुत बड़ा आघात देने वाला था। एक और जहां पंजाब में खुशियां मनाई गई, दिए जलाए गए, पटाखे बजाए गए, हरियाणा में आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह पर धरने प्रदर्शन होने लगे।
स्कूल कॉलेज बंद होने लगे। रेवाड़ी में पुलिस की गोली से 6 विद्यार्थी मारे गए। करोड़ों रुपए की संपत्ति स्वाह हो गई। चौधरी रिज्जक राम ने राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और कुछ दिन की अशांति और उपद्रव के बाद बड़ी मुश्किल से हरियाणा की स्थिति सामान्य हो पाई। 8 अप्रैल 1970 को मुख्यमंत्री बंसीलाल ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर 10 और मंत्री उसमें शामिल कर लिए और अब हरियाणा में मंत्रियों की कुल संख्या 15 हो गई। कांग्रेस विधायक दल में असंतोष भी लगभग इसके साथ खत्म हो गया, क्योंकि जो असंतोष वाले थे वो मंत्री बन गए थे। चौधरी भजनलाल और चौधरी माड़ू सिंह इसमें मंत्री बनाए गए थे, लेकिन चौधरी रणवीर सिंह जी को इस बार भी चौधरी बंसीलाल ने अपनी वजारत में नहीं लिया। कुछ दिनों बाद 3 विधायक जो थे शाहबाद, एलनाबाद और पलवल में फिर उपचुनाव हुए और तीनों ही सीटों पर कांग्रेस जीत गई। एलनाबाद से ओम प्रकाश चौटाला जी जीते। चंडीगढ़ के मुद्दे पर चौधरी रिज्जक राम के राज्यसभा से इस्तीफा जो देने से सीट खाली हुई थी, उस पर चौधरी बंसीलाल ने चौधरी सुल्तान सिंह को राज्यसभा में भिजवा दिया। मुख्यमंत्री बनने के करीबन 1.5 साल बाद अब बंसीलाल जी थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे थे और अपनी सारी शक्ति प्रदेश के विकास पर केंद्रित करना उन्होंने शुरू कर दी। 13 जुलाई 1970 को चौधरी रणवीर सिंह और जो बहन चंद्रावती जी थी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके बंसीलाल जी के रूखे और कटु व्यवहार की शिकायत की थी। लेकिन बंसीलाल जी चूंकि ये मानते थे कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब ठीक है और इस आचरण का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो अपने ऊपर जो हमले हो रहे थे उनसे बेपरवाह रहे और उनको पता था कि उनके सिर पर अब इंदिरा गांधी जी का हाथ है। इतना ही नहीं, भविष्य में भी उन्होंने अपने जो गुण हैं इनमें इजाफा ही किया और बंसीलाल जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने और अपने जो गुरु थे नंदा जी और पंडित भगवदयाल जी थे, उनके साथ जो सलूक किया था वही सलूक उन्होंने फिर जो उनकी सरकार बचाने वाले देवीलाल जी थे और प्रोफेसर शेर सिंह जी थे उनके साथ भी किया। देवीलाल जी के लिए तो कांग्रेस में बने रहना संभव नहीं रह गया था, इसलिए 17 जनवरी 1971 को तो उन्होंने हमेशा के लिए कांग्रेस को अलविदा कह दिया और उसके बाद वो कभी कांग्रेस नहीं लौटे। चौधरी चरण सिंह जी की भारतीय क्रांति दल में वो शामिल हुए थे, जिसको बीकेडी कहा जाता है। इंदिरा गांधी जी ने मार्च 1971 में लोकसभा चुनाव करवा दिए। चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों में से 7 पर विजय मिली और इन चुनाव के बाद चौधरी बंसीलाल हरियाणा कांग्रेस के एक छत्र नेता बन गए। उन्होंने इंदिरा गांधी जी से हरियाणा विधानसभा का चुनाव समय से पहले कराने की अनुमति मांगी और 21 जनवरी 1972 को विधानसभा भंग कर दी गई और मार्च 1972 में नए चुनाव हुए। इस चुनाव के बाद चौधरी बंसीलाल जी सही मायने में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और इसके बाद उन्होंने जिस तरीके से हरियाणा का निर्माण किया वो उसकी अपनी कहानी है दोस्तों। इसकी जो 1972 का जो चुनाव है, इसकी कहानी हम कल का जो वीडियो होगा उसमें जानेंगे। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की एक प्लेलिस्ट है दोस्तों, जो नए साथी हैं उनके लिए बता रहा हूँ, उसमें जाकर आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सारे वीडियो कड़ी दर कड़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनको आप देखें आराम से और हरियाणा की पॉलिटिकल यात्रा में हमारे सहभागी बने। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।